आप लेफ्ट राइट करके आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मैंने एक लेफ्ट में लगाया है, एक राइट में लगाया, आपका भी लेफ्ट राइट यही होगा। सबसे पहला मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इंस्पिरेशन लेफ्ट में आपको दिख रहा है या राइट में दिख रहा है? इंस्पिरेशन कहाँ दिख रहा है? कैसे आपको पता चला कि ये इंस्पिरेशन है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको पता कैसे चला कि ये इंस्पिरेशन है, तो क्या आंसर है इसका? इनटेक ऑफ एयर। इन हो रहा है इसलिए। ठीक है, बढ़िया। देखिए, एक और स्पेशलिटी है इसमें। स्पेशलिटी क्या है सोचिए, मैं बताती हूँ आपको। मैम अब रिब हाँ, अपलिफ्ट होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। अगर मैं ऐसे ना मोटे तौर पे बिल्कुल, मतलब अगर मैं जीरो लेवल की बात करूं, आपको कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पे नजर आ रही होगी कि इस लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। यस मैम। अगर हम यहाँ पे राइट साइड में देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब कम हुआ है। यहाँ पे एयर इन कर रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का इंटेक दिख रहा है आपको, और यहाँ जो एयर एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, ये आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप एयर को फिल करेंगे, एयर को फिल करना बोलने का मतलब है ऑक्सीजन यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो कॉमन सेंस है कि रिब्स और स्टर्नम, आपको स्टर्नम पता चला ना सबको? मैं स्टर्नम बोल रही हूँ, समझ आ रहा है सबको? हाँ हाँ। तो यहाँ पे स्टर्नम बोलने का मतलब है जो चेस्ट बोन जो फ्रंट वाला था उसकी बात करी जा रही है। तो रिब्स और स्टर्नम जो है वो यहाँ पे राइज करेगा। केज जो है ये तो खैर है ही, कटा हुआ रिब्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, तो चाहे तो आप बोल सकते हैं डायफ्राम फ्लैटेंड, या आप बोल सकते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा दिया। तो जब इसका वॉल्यूम यहाँ पे आपने बढ़ा दिया है और अंदर की तरफ जब एयर गया है यहाँ पे, तो अब इसका उल्टा केस यहाँ पे देखते हैं। जब एयर एक्सपेल्ड आउट होगा, एयर जब एक्सपेल्ड आउट होगा यहाँ से, इसका ठीक उल्टा कर देना है, यही बोलती हूँ मैं बच्चों को। यहाँ पे राइज हुआ था रिब्स और स्टर्नम, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट आएगा। यहाँ डायफ्राम फ्लैटेंड या कॉन्ट्रैक्टेड हुआ था, यहाँ वापस ये आर्क्ड हो जाएगा, मतलब जैसे ये यू शेप्ड या सी शेप्ड एक स्ट्रक्चर बना के था ना, आर्क बना के था, वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो एयर है वो लंग से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से बच्चों को मैं कहती हूँ कि अगर आपसे कभी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों एग्जाम में एक्सप्लेन करने को दिया जाए, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इंस्पिरेशन लिखते हैं और एक्सपिरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमेशा आप क्या करें, इसको टेबल बना के करें। टेबल बनाने का बहुत सारा फायदा और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि पता ही आपको। नेक्स्ट पेज ले रही हूँ मैं, कि डायग्राम वैसे भी अवेलेबल है आपके पास, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, इस डायग्राम के बेसिस पे अब देखिए हम लोग यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे लिखेंगे। पहले मैं इंस्पिरेशन लिख देती हूँ, उसी को कॉपी करके हम लोग एक्सपिरेशन बना देंगे, जिससे याद भी होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इंस्पिरेशन।
पहला एयर क्या होगा, लंग में जाएगा या लंग से बाहर जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? इनटेक ऑफ एयर। एयर एंटरिंग लंग्स, खत्म बस। फिर क्या होगा? किसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ, डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, हाँ, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज? इंक्रीजेस, फिर क्या होगा? रिब्स एंड sternum राइज करेगा, रेज। फिर क्या होगा? डायफ्राम contracted, तो ये सब फेनोमेना किसकी वजह से हो रहा है? इंस्पिरेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एयर जो एंटर कर रहा है, बताइए आपको, ऑक्सीजन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वो उल्टा करने वाले हैं एक्सपिरेशन में। ये तो आपने खुद ही आंसर किया है, डायग्राम में भी आपने समझा, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं किसी को चाहिए। इसके इस साइड हम एक्सपिरेशन कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एक्सपिरेशन। यहाँ क्या कर दें, आउट होगा। यहाँ क्या होगा, आउट होगा। ठीक है, ये एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, सही है। यहाँ पे इंक्रीज था ना, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे रेज्ड था, रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था, रिलैक्स कर देंगे उसको, उल्टा से होता रिलैक्स, रिलैक्स हो गया। And upward। तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का क्या है आपके पास, डिफरेंस। बस छोटा सा डिफरेंस है, आगे बहुत सारी चीजें और भी बाकी है इसमें। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ये कुछ नहीं किया मैंने, डायग्राम है बस, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है। अब मैं ये सब नहीं लिख रही, ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेजेस, फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकंड इज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, while expiration is responsible for रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मैं नहीं नोट कर रही, ठीक है। अब जो मेन रोल यहाँ पे है वो किसका है, कि जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के केस में हम लोग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वगैरह के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, तब जो सिनेरियो है वो कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ। आगे चले हम लोग।
चलिए नेक्स्ट पेज में यस ले मैम। लें। फिर यहाँ पे ना इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरा बोलने का पर्पज क्या है। पहले हम यहाँ पे इंस्पिरेशन लिख लेते हैं। जो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इंस्पिरेशन है कब हो। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, उसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो ये आपसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, नीचे में डबल ब्रैकेट डाल देती हूँ। इसके बोलने का मतलब है प्रेशर विद इन द लंग्स। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, लंग के अंदर का जो प्रेशर हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर विद इन द लंग्स। इंट्रा मतलब अंदर होता है, इंटर नहीं लिखा है मैंने इंट्रा लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। मैंने ये लिख दिया एक। तो यहाँ पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, अब यहाँ पे ना एक बीच में पता नहीं कैसे जाएगा, एक लेस का सिंबल देंगे हम लोग, देखते हैं कि सिंबल है या नहीं। इतना लेक्चर बनाने का क्या फायदा जब एक रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है। देखिए इज लेस देन, अगर ऐसे करते हैं थीटा का दिखते है, चलिए ठीक है, इससे कम होगा ये द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा फिजिक्स में जब आप किसी चीज का मूवमेंट पढ़ते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ें, चाहे आप प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ें, चाहे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ें, तो उसमें आपने कौन सी चीज नोटिस करी है, चीजों का मूवमेंट कैसे होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर होता है या हायर टू लोअर होता है। मैम लोअर टू हाई। नहीं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना है तो कैसे होगा, मैम हायर टू लोअर। हमेशा हायर टू लोअर होता है। कैसे होता है, हायर टू लोअर होता है। तो कोई आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ इंस्पिरेशन कब होगा, मैं लेक्चर लिख सकती थी बट मैंने कोई लेक्चर नहीं लिखा है। सबसे साधारण और आसान तरीका है बच्चे के समझने का। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग के अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ भागेगा, या फिर नो, समझे क्या बोला मैंने, मेरी बात समझ आ रही है। जब यस मैम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब खुद के लंग्स के अंदर का प्रेशर जब कम होगा तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो किधर की तरफ भागेगा, लंग्स की तरफ भागेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेशर किसका कम है, लंग्स का है या एटमॉस्फेयर का है, मैम एटमॉस्फेयर का। यहाँ प्रेशर कम किसका है, मैम लंग्स। लंग्स। बात मेरी समझ आ रही है। मैंने बोला, फिर से बोल रही हूँ, वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली आपके लंग का प्रेशर कम होता है तब एटमॉस्फेयर से जो एयर है, ऑक्सीजन है,
आपके लंग्स के अंदर की तरफ भागता है। समझ आया? अब ठीक है, तो हम इसको हाँ। दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नो? कम है तो नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव थोड़ी बोलेंगे हम इसको। बात समझ रहे हैं? तो आगे हाँ। हम लोग इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज, जो दूसरी भाषा में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो ये है, देयर इज नेगेटिव प्रेशर, there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure। अब क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? इसमें कोई डाउट किसी को? इतना आसान हाँ। है ना? बिल्कुल सिंप्लीफाइड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया। अब इससे कोई 50 तरीके से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। अभी तुरंत मैं अगर एक्सपीडिशन करूँ ना, मैं इसको उल्टा कर दूंगी। उल्टा बोलने का क्या मतलब है? अब एक्सपीरेशन अगर होना होगा तो क्या होगा? ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। मैं ये सिंबल घुमा दूंगी बस, ठीक है? फिर बोलने का क्या मतलब हुआ? अब लंग है बेचारा, आपकी बॉडी का पार्ट है, तो हमने लिख दिया कि नेगेटिव प्रेशर है लंग के अंदर। बाहर एटमॉस्फेयर में क्या लिखना है? तो बोलने का ये मतलब हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, वहाँ पे ज्यादा होगा इन द केस ऑफ एक्सपीरेशन, ठीक है? और क्या होना है, कब कौन राइज करेगा, कब कौन डाउन होगा, कब कौन फ्लैटेंड होगा, ये सब मैंने आपको लिखवा रखा है अभी अभी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है इसी को मैं एक्सप्रेशन बनाने जा रही हूँ। पहले तो इसको अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन से लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। डन मैम। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपीरेशन बनाना है। अगर एक्सपीरेशन बनाना है तो कॉमन सेंस है कि हमें करना कुछ नहीं है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को ज़्यादा कर देना है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, इसको जब ज़्यादा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लीड करेगा किस चीज़ को? और यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से एक्सपीरेशन होगा। क्या होगा? एक्सपीरेशन होगा। अब आगे आप अपना बैठे बैठे बनाते रहिए। बोलने का क्या मतलब है कि मैंने जो ये आपको यहाँ टेबल बताया ना, तो पहले आपको एग्जाम में ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन स्टार्ट इससे करना है, फिर आपको लिख लेना है इन केस ऑफ इंस्पिरेशन एयर ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ थॉरैक्स इंक्रीजेज, रिब्स एंड स्टर्नम राइज देयर लेवल, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। फिर एक्सपीरेशन में वो रिप्रेजेंटेशन लिख के फिर आपको ये सब लिख लेना है। मेरी बात समझ आई? ठीक है? मसल्स जो है वो एक्सपीरेशन जब होगा, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे एयर आउट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स भी डिक्रीज होगा, रिब्स और स्टर्नम भी यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये सब कुछ आप बस कितना लेक्चर आपको इसके रिगार्डिंग सुनने को देखने को मिलेगा, बस सब कुछ है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से आपको जो है वो क्लियर कर दिया। और दूसरी बात, ये सारा गेम और सारी चीज़ें आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपने एक एयर टाइट चैम्बर बना के रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने रेस्पिरेशन के केस में इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के रेट को जो है मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऑल्टर कर सकते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि अगर आप हेल्दी ह्यूमन की बात करें, नॉर्मली अभी आप मेरे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार, 12 से 16 टाइम्स ब्रीदिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भागने लगे, दौड़ने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, तब भी यही रहेगा क्या?
ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करे इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आप, जैसे लोग बहुत पावरफुल योगा करते हैं, वो पता है उसका एम क्या है, वो करते क्यों है? कहते हैं भाई ये करो तो अनुलोम विलोम करो तो कपालभाति करो, बहुत सारा आपको योगा सिखाया जाता है। उसका सिर्फ एक ही एम है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को एनी हाउ ऑक्सीजन मिले। क्योंकि आपके एक एक बॉडी का जो पार्ट है, एक एक सेल है, जैसे मैंने डे 1 जब आपको स्टार्ट कराया था तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने हाथ के किसी पार्ट में अगर टाइट रबर बैंड लगा ले तो क्या होता है, तो आपने आंसर किया था, आपने बोला ब्लैक हो जाएगा, किसी बच्चे ने बोला कि वहाँ निशान पड़ जाएगा, किसी बच्चे ने बोला ब्लड नहीं जाएगा। तो रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन को जाने की जो फैसिलिटी है वो आपने बंद कर दी है। तो जब आप बहुत तेजी से, फोर्सफुल की बात कर रही हूँ ना, बिल्कुल पूरा जोर और दम लगा के, जब आप एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो करके देख लीजिए। भी आप बैठे हैं, तेजी से कोई भी योगा कीजिए, मतलब कुछ भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके देखिए, आप नोटिस करेंगे कि उसमें एब्डोमेन के भी मसल्स हिस्सा ले रहे हैं, एब्डोमेन के भी मसल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या नहीं? एब्डोमिनल जो मसल्स है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं। ठीक है।